चलिए बैठ जाइए तेजी से। क्वेश्चन होगा यही ना? अच्छा, ये जो क्लास नहीं आ रहा है, कभी कभी क्लास आ रहा है, किसी को नौकरी न होने जा रहा है, ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है ना? अच्छा, ऑनलाइन जुड़ा हुआ यही ना? अच्छा अच्छा, एग्जाम में अभी लेट है, ठीक है? सच बात, देखिए न होने का बहाना तो बहुत ज्यादा है। किसी तरह क्लास में उपस्थित रहना जरूरी, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। और जो सबसे जरूरी चीज, प्रश्नों को याद करना। प्रश्न याद होते नहीं है, होते हैं? अभी हम चेक कर लेते हैं, चेक करते। आप ही खड़ा हो जाइए, बहुत पूछते हैं आप। हल्ला नहीं करिए, हल्ला। बहुत आसान प्रश्न पूछ रहे हैं। कहिए, माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? नॉलेस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। हाँ, एच जॉनसन। ठीक है, बैठ जाइए और पूछे। देखिए, ये तैयारी ये होता है, इसको कहते हैं, ठीक है? कहिए तो, स्पंज किस फाइलम का जीव है? अरे स्पंज जंतु है, आप पौधा का नाम बोल रहे हैं। याद किए हैं? स्पंज किस फाइलम का जीव है? डरमेटा का है, ना गाज गिर जाए। आइए पहला प्रश्न पर आइए। रिप्रोडक्शन के प्रश्न देखिए, ऑनलाइन भी जवाब आ रहा है। पोरीफेरा, मोनरा कौन बोल रहे हैं? गर्भ है, सालू कुमारी मोनरा बोल रहा है, मतलब जो मन हो रहा है। आ गए? क्वेश्चन बनाए थे आप लोग? आइए पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न कर रहा है, जिस सजीव जिस विधि द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। बिल्कुल सही कथन है। जनन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। पोषण श्वसन के तरह सजीवों को जीवित रहने के लिए, पोषण श्वसन के तरह सजीवों को जीवित रहने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं होती है। यह सही है। यानी जनन जैविक प्रक्रिया तो है, लेकिन इसके अभाव में जंतु की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जैविक प्रक्रिया ही है जनन, पोषण और श्वसन के तरह ही, लेकिन अनिवार्य नहीं है जिंदा रहने के लिए। यानी जनन के बिना भी जीव जिंदा रह सकते हैं, जीवन यापन पूरा कर सकते हैं। तो यह भी सही है। सभी सजीवों में एक ही तरह से जनन संपन्न होता है? नहीं, जनन के दो तरीके हैं, लैंगिक अलैंगिक जनन। तो 1 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, जबकि आपका तीसरा कथन क्या है? गलत है। तीसरा कथन क्या है? गलत है। 1 और 2 सही है और तीसरा क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट, जब संतति को अंग्रेजी में डॉटर कहते हैं, संतति की उत्पत्ति एकल सिंगल पेरेंट जब भी होगा, क्या होगा? अलैंगिक जनन होगा। सिंगल पेरेंट अलैंगिक जनन। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन में निम्न में कौन सी एक विशेषता नहीं पाई जाती है? इसमें जीवों की केवल एक व्यष्टि मतलब सिंगल पेरेंट भाग लेता है, सही है। इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है।
युग्मक भाग नहीं लेते हैं, मेल गेमिट फीमेल गेमिट भाग नहीं लेते। इस प्रकार के जनन में समसूत्री या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। यह भी सही है, मतलब गलत कौन है? इस जनन में केवल बाह्य निषेचन ही होता है, तो इस जनन में निषेचन होता ही, निषेचन केवल लैंगिक जनन में होता है, निषेचन केवल लैंगिक जनन में होता है, निषेचन अलैंगिक जनन में होता ही नहीं है। निषेचन की प्रक्रिया केवल और केवल किस जनन में? लैंगिक जनन में होता है। निषेचन केवल और केवल लैंगिक जनन में होता है। निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की कुल 6 विधि न बताए थे। अलैंगिक जनन की 6 विधि है, जिसमें तीनों है आपका। किस प्रकार के जनन में जनक जीव पैरेंट ऑर्गेनिज्म का शरीर बिल्कुल गायब हो जाता है? तो ये विखंडन की प्रक्रिया एकमात्र अलैंगिक जनन विखंडन है, जिसमें जनन करने वाले जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी पैरेंट ऑर्गेनिज्म का शरीर बिल्कुल गायब हो जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुकूल परिस्थितियों में एक कोश के जीव जनन हेतु दुखंडन का सहारा लेते हैं, बिल्कुल सही है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुविखंडन का सहारा लेते हैं। दोनों ही कथन सही है। जो विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है वो 2 तरीके से होता है, समद्वि विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन, और बहुविखंडन मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन प्रतिकूल परिस्थिति में होता है और अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन होता है। नेक्स्ट, विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन एक कोश के जीवों में होता है। किसमें? और एक कोश के जीव मोनरा में भी है और प्रोटिस्टा में भी है। एक कोश के जीव मोनरा और प्रोटिस्टा में एक कोश के जीव को ही रखा गया है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा ईस्ट में होता है। क्लेमाइडोमोनास एक कोश के शैवाल है, इसमें विखंडन के द्वारा होता है। पेनिसिलियम कवक है, इनमें बीजाणु जनन होता है। ईस्ट एक कोश के कवक है और इसमें मुकुलन के द्वारा जनन होता है, मुकुलन के द्वारा जनन होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विखंडन द्वारा केवल एक कोश के जीवों में ही प्रजनन होता है। सही है, बिल्कुल सही है। मुकुलन द्वारा एक कोश के बहुकोश के दोनों जीवों में प्रजनन होता है। यह भी सही है, दोनों सही है। मुकुलन द्वारा एक कोश के में भी होता है, बहुकोश के में भी होता है, लेकिन विखंडन केवल और केवल एक कोश के में ही होता है। विखंडन केवल और केवल एक कोश के। कायिक जनन केवल और केवल पौधे में होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। विभिन्नता केवल लैंगिक जनन द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, यह भी सही है। विभिन्नता यानी वेरिएशन, यानी संतान का पेरेंट से थोड़ा भिन्न होना, तो वो केवल लैंगिक जनन में होता है, अलैंगिक में नहीं होता। लैंगिक जनन में युग्मक भाग लेते हैं, परंतु निषेचन की क्रिया नहीं होती है। निषेचन लैंगिक जनन के लिए अनिवार्य है, उनके बिना आगे निषेचन बढ़ेगा ही नहीं। तो 12 का सी। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका बड निकलती है? तो मुकुलन, मुकुलन का अंग्रेजी नाम ही बडिंग है, तो मुकुलन में निकलता है। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन एस्पोरुलेशन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। किसमें? कवक और शैवालों में, कवक और शैवालों में। अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो समसूत्री या असमसूत्री। अलैंगिक जनन के दौरान अर्धसूत्री होता है, मियोसिस होता है। टोरुलेशन एक प्रक्रिया है, इसका संबंध मुकुलन से है। ठीक है, टोरुलेशन की प्रक्रिया का संबंध मुकुलन से है, और यह टोरुलेशन की प्रक्रिया कवकों में होती है। किसमें होती है? कवकों में होती है। कोनेडिया द्वारा अलैंगिक जनन भी किसमें होता है? कवक में होता है, और यह भी एक प्रकार का मुकुलन भी है। यह भी एक प्रकार का क्या है? मुकुलन है, कोनेडिया द्वारा। और एक जो है टोरुलेशन, याद रखिएगा, टोरुलेशन और कोनेडिया ये दोनों ही मुकुलन से संबंधित है, दोनों ही कवकों में होते हैं। नेक्स्ट,
कायिक जनन की क्रिया में पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे उगा सकते हैं, जड़ से भी, तना से भी, पत्ती से भी, शाखाओं से भी, फूल को छोड़कर। निम्नलिखित में कौन सा पौधे के तने के भी भाग से नए पौधे उगा सकते हैं, जड़ से भी, तना से भी, पत्ती से भी, शाखाओं से भी, फूल को छोड़कर। निम्नलिखित में कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करते हैं? गुलाब आप जानते होंगे बरायोफिलम पत्ते के माध्यम से, ठीक है ना। इमली बीज के माध्यम से बरायोफाइटा बीजाणु जनन होता है। नहीं, बरायोफाइटा में मेल फीमेल पार्ट होते हैं जिसको एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम कहते हैं। केले में कायिक जनन प्रकंद से होता है। किससे होता है? प्रकंद को अंग्रेजी में राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं, राइजोम। केले का जो वो जड़ वाला भाग है ना, वास्तव में उसे ही प्रकंद कहते हैं और उसी से नए पौधे उग जाते हैं। प्रकंद के द्वारा नए पौधे केला में भी और बांस में भी, बांस में भी नया बांस का पौधा, बांस के किस भाग से? प्रकंद से। निम्नलिखित में किस एक को विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो जो विखंडन द्वारा केवल एक कोष के ना, और ऑप्शन में एक कोष के आपका कौन है? एस्पायरोगारा ही, ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया आप जानते हैं प्लेटी हेलमेंथीज है। क्या है? प्लेटी हेलमेंथीज यानी जंतु, और जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। हाइड्रा भी सिलिंड्रेट प्राणी है, जंतु है मतलब बहुकोशिकीय है। इष्ट एक कोशिकीय कवक है, लेकिन इसमें मुकुलन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा इसमें नहीं होता है। तो एस्पायरोगायरा जो एक कोशिकीय शैवाल है, प्रोटिस्टा किंगडम के जीव हैं। कौन एक अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? बीज बोना। बीज दोस्तों लैंगिक जनन के परिणाम है। बीज किसके परिणाम है? लैंगिक जनन का परिणाम है। नेक्स्ट, इष्ट के शरीर से निकलने वाला मुकुल एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? बहुकोशिकीय हो जाते हैं, ग्रोथ करते 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 करते। तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, लेकिन शुरुआत में वो क्या रहता है? एक कोशिकीय। कैलस का निर्माण आप जानते हैं टिश्यू कल्चर में होता है। कैलस का निर्माण किस में होता है? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को हिंदी में उत्तक संवर्धन कहते हैं। अजुब्बा ब्रायोफिलम में पत्ती के द्वारा नए पौधे विकसित होते हैं, यानी कायिक जनन ब्रायोफिलम में पत्तियों के माध्यम से होता है। जैसे केले में प्रकंद के माध्यम से होता है, उसी तरह ब्रायोफिलम में पत्ती के माध्यम से होता है। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ अनुकूल परिस्थिति, तो अनुकूल परिस्थिति की जब भी बात होगी समद्विविखंडन, और प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविखंडन। राइजोम और घनकंद, ठीक है, घकंद नहीं होगा, घनकंद होगा। घनकंद का उदाहरण ओल। ओल खाए ना, ओल एक प्रकार का घनकंद ही है। तो राइजोम और घनकंद जैसे भूमिगत तना क्यों विकसित होते हैं? तो इन सभी भोजन के संचय के लिए, वर्धी प्रजनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, बहुवर्षिता के लिए यानी लंबे समय तक भोजन संग्रह रहे उसके लिए। आप हल्दी को ही देख लीजिए, उसमें लंबे समय तक भोजन का संचय रह सकता है। आप हल्दी को सालों साल स्टोर कर सकते हैं। यही दर्शाता है बहुवर्षिता को। तो राइजोम हो गया, घनकंद जैसे भूमिगत तना, इन तीनों कारणों से विकसित होते। नेक्स्ट, जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग फूल, लेकिन पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पत्ती। लेकिन जीवन चक्र के दृष्टि से पूछेगा तो क्या होगा? फूल होगा। जीवन चक्र के दृष्टि से निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी जीव है? स्पंज, टेपवर्म, जोक, तीनों। टेपवर्म केचुआ एनिलिडा फाइलम का, स्पंज पोरीफेरा फाइलम का, और जोक टेपवर्म फीता कृमि प्लेटी हेलमेंथीज फाइलम का है। टेपवर्म फीता कृमि प्लेटी हेलमेंथीज का, और प्लेटी हेलमेंथीज बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी को अंग्रेजी में हर्मेफ्रोडाइट भी कहा जाता है। जोक एनिलिडा है, स्पंज इनमें सभी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। बिल्कुल सही है। पुमंग पुष्प के मादा भाग है, नहीं, मादा भाग जायांग है, जायांग गाइनोसियम, और पुमंग एंड्रोसियम। तो ये भी अब गलती है, यानी सही है कौन? केवल एक।
मादा भाग है गायनोसियम, जिसको हिंदी में जायांग कहते हैं, और नर भाग है एंड्रोसियम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। ये दोनों गलत है, दूसरा तीसरा, पहला ही सही है। फूल का कार्य क्या है? परागण तथा अंडों का उत्पादन करना, परागण तथा निषेचन करवाना, बीज तथा फलों का निर्माण करवाना। ठीक है, ये सारे के सारे कार्य किसके हैं? फूल के हैं। आवाज थोड़ा कम कीजिए, गूंज रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स तथा दलपुंज यानी कोरोला फूल के सहायक भाग हैं। बिल्कुल सही है। पुमंग तथा जायांग फूल के आवश्यक भाग हैं। सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। पुमंग एवं जायांग फूल के आवश्यक भाग है और बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज फूल के सहायक भाग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल तथा कवक में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है। बिल्कुल, शैवाल और कवक में बीजाणु जनन के माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर शैवाल तथा कवक में लैंगिक जनन होने लगता है। यह भी सही है। प्रतिकूल परिस्थिति में शैवाल और कवक में लैंगिक जनन होता है, लेकिन सामान्य तौर पर शैवाल और कवक में बीजाणु जनन के माध्यम से अलैंगिक जनन ही होता है। तो आपका आंसर दोनों सही है। निम्नलिखित में किसमें पर्व संधियों द्वारा नए पौधे विकसित होते हैं? पर्व संधि द्वारा सभी सभी सभी। ठीक है, आलू में भी, अदरक में भी और केला में भी। ठीक है, आलू में कंद, अदरक में प्रकंद और केला में भी प्रकंद। ठीक है, ये सब तने के भाग है। पर्व संधि दोस्तों किसमें पाया जाता है? तनों में। तनों में जिस जगह से पत्तियां निकलती है ना, उसी जगह को क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। अब आप कहिएगा आलू में तो प्रकंद होते नहीं है, तो आलू वास्तव में तना है और उसमें प्रकंद होते हैं, सॉरी उसमें कंद होते हैं। आलू कंद तना का उदाहरण है। क्लोन किसका परिणाम है? टिश्यू कल्चर का। और टिश्यू कल्चर एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है। क्लोन टिश्यू कल्चर का परिणाम है और टिश्यू कल्चर अलैंगिक जनन है। नोट्स में 12 और 13 नहीं है। कितना दिन से बता रहे हैं कि नोट्स में जो नहीं है टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम चैनल के फाइल में जाकर निकालिए पीडीएफ। बांस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? पराकंद में होता है। और केला में भी, हाँ, कंद आलू में। हालांकि अगला चैप्टर इसी के बारे में है, आलू प्याज के बारे में है। निम्नलिखित में कौन एक लिंगाश्रयी पौधा नहीं है, यूनिसेक्सुअल नहीं है? दोस्तों, नारियल। खजूर का मेल फीमेल पौधा अलग होता है, सहतूत का मेल फीमेल पौधा अलग होता है, पपीता का मेल फीमेल पौधा अलग होता है, लेकिन नारियल में मेल फीमेल पार्ट एक ही पौधे में होते हैं। अधिकांश पौधा बाइसेक्सुअल ही होता है। यही कुछ गिने चुने पौधे जो हैं ये अलग अलग होते हैं, यानी मेल अलग पौधा, फीमेल अलग पौधा। खजूर में भी है, सहतूत में भी है, पपीता में भी है, लेकिन नारियल में ऐसा नहीं है। सिकोया का वृक्ष सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष है। इसकी आयु 3000 से 4000, 3000 वर्ष से 4000 वर्ष होता है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ये पौधे काफी ज्यादा पाए जाते हैं। पराग कहां उत्पन्न होता है? पराग कोश में, एंथर में। पराग एंथर में उत्पन्न होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुमंग की इकाई को कार्पेल्स कहते हैं, एंथर में उत्पन्न होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुमंग की इकाई को कार्पेल्स कहते हैं। गलत। पुमंग नर भाग है और कार्पेल नहीं, एस्टामेन। और जायांग की इकाई को कार्पेल कहते हैं। दोनों कथन क्या है यहां पर? गलत है कि ना है? निम्नलिखित में स्त्री केसर का भाग नहीं है। फिलामेंट। फिलामेंट एस्टामेन का भाग है। किसका भाग है? एस्टामेन का। वर्तिका, कार्पेल्स का, हाँ, एस्टिग्मा, एस्टाइल, ओवरी, ये तीनों भाग है। फिलामेंट किसका भाग है? नर भाग है। नर भाग यानी एस्टामेन का।
निम्नलिखित में पुंकेसर का भाग नहीं है दोस्तों। बीजांड, बीजांड फीमेल पार्ट में होते हैं, बिल्कुल बीजांड जो है वो स्टामेन का भाग नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, हमने कनेक्टिव के बारे में नहीं बताए थे। स्टामेन के दो ही पार्ट बताए थे, फिलामेंट और, लेकिन कनेक्टिव सबसे निचले भाग को कहते हैं। कनेक्टिव भी स्टामेन का भाग है, यानी कि एंड्रोसियम का भाग है। बीजांड तो आप जानते हैं कि बीजांड बीज वाले भाग में होते हैं, और बीज वाले भाग का विकास मादा भाग से होगा, कार्पेल से होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। किसी भी पौधा का जो एंथर होता है ना, 4 कोण वाला होता है। परागकण का विकास, परागकण का विकास परागकोश में होता है, बिल्कुल सही है। अलग अलग प्रजातियों के पौधों में एक ही तरह के परागकण होते हैं, गलत है। हर पौधे के परागकण अलग अलग होते हैं। अमरूद का परागकण आम के परागकण से बिल्कुल अलग होगा। तो हर पौधे के परागकण अलग अलग आकृति के और अलग अलग आयु के होते हैं। हर पौधे के परागकण की अपनी एक आयु होती है। तो ये सी नंबर गलत है। परागकण 2 भित्ति वाले होते हैं, बाहरी भित्ति को एक्जाइन और भीतरी भित्ति को इंटाइन कहते हैं, ये भी सही है। हिंदी में बाहरी भित्ति को बाह्य चोल और अंतः चोल। तो हिंदी नाम में तो याद रखने का जरूरी है नहीं, ठीक है। अंग्रेजी नाम याद रखिए, एक्जाइन और इंटाइन। परागकण के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? एक्जाइन कहते हैं। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सही? अंडाशय के भीतर बीजांड, बीजांड के भीतर इम्ब्रियोसैक, इम्ब्रियोसैक के भीतर ओवा। तीनों सही है ना? तीनों सही है, बताए हुए थे। परागकण के बाह्य चोल में किस कार्बनिक पदार्थ से बना होता है जिसे कोई भी प्राकृतिक एंजाइम निम्नीकृत मतलब कि डिकम्पोज, निम्नीकृत मतलब डिकम्पोज नहीं कर सकता है? तो एस्पोरोपालेनिन, एस्पोरोपालेनिन। याद रखने वाला तथ्य है कि परागकण का बाहरी भाग एस्पोरोपालेनिन नामक कार्बनिक पदार्थ से बनता है जिसे कोई भी एंजाइम क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता। इसलिए परागकण लंबे समय तक कुछ पौधों के सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? पौधे की कई प्रजातियों का परागकण मनुष्य में एलर्जी पैदा करते हैं, बिल्कुल सही है। परागकण से एलर्जी पैदा होता है। परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसमें प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। पुष्पी पौधे के सभी प्रजातियों के परागकण की जीवन क्षमता समान होती है, सही है। ये गलत अभी तुरंत बताए कि परागकण की आकार और आयु हर पौधों का क्या होता, अलग अलग होता, और ये पौधे पर ही निर्भर करता। निश्चित तौर पर आप कहिएगा कि गेहूं के पौधे का जो परागकण है उसकी आयु बरगद के पौधे के परागकण के तुलना में बहुत कम होगा। तो किसका परागकण कितना ज्यादा आयु वाला होगा, निश्चित तौर पर यह वृक्षों के आकार पर निर्भर करेगा। परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में रखकर संरक्षित किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन में जिसको रख दीजिए वो संरक्षित ही रहेगा। किसी भी पदार्थ को हम द्रव नाइट्रोजन में संरक्षित रख सकते हैं, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। कार्पेल्स यानी स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं, ऊपर के भाग को एस्टाइल कहते हैं, और सबसे ऊपर के भाग को एस्टिग्मा कहते हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र। यानी स्त्री नाइट्रोजन में संरक्षित रख सकते हैं, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। कार्पेल्स यानी स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं, ऊपर के भाग को एस्टाइल कहते हैं, और सबसे ऊपर के भाग को एस्टिग्मा कहते हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र। सिनकैरोपस जायांग, जायांग आप समझ रहे हैं ना? हाँ, गायनोसियम। गायनोसियम, गायनोसियम के इकाई को क्या कहते हैं? तो युक्तांडपी जायांग ऐसे जायांग को कहते हैं जिन जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। और जब जायांग में स्त्री केसर स्वतंत्र होते हैं उसे एपोकार्पस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोकार्पस कहा जाता है। ध्यान दीजिए, गायनोसियम के इकाई को क्या कहा जाता है? कार्पेल। गायनोसियम को हिंदी में जायांग कहते हैं, कार्पेल को हिंदी में। तो
गायनोसियम के इकाई को कार्पेल्स कहते हैं। तो जब कार्पेल्स, सारे कार्पेल्स एक दूसरे से जुड़े हो तो उसे हम सिनकेरोपस कहेंगे, और कार्पेल्स जब एक दूसरे से अलग हो उसे क्या कहेंगे? एपोकार्पेस कहते हैं। तो गायनोसियम के इकाई कार्पेल्स है, कार्पेल्स एक दूसरे से जुड़े हैं तो सिनकेरोपस, और एक दूसरे से अलग है तो एपोकार्पस, एक दूसरे से अलग है तो एपोकार्पस। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। परागन क्या है? तो पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार ही क्या है? परागन है। दोस्तों 50 तक क्लियर हो गया, देख लीजिए 50 तक कोई दिक्कत नहीं ना है। ऑनलाइन वाले लोग बोलिएगा 50 तक कोई दिक्कत? ठीक है सब कुछ? एक मिनट देखें, 45 बोले। अब सब में दिखते होगा तो क्या दिक्कत होगा? 45 में क्या है? इसमें कार्बनिक पदार्थ, उसको याद रखना है, स्पोरोपोलेनिन। 45 का ए होगा 47, 45 का ए, 47 का, 47 का कार्पेल्स के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। कार्पेल्स के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते। ये स्ट्रक्चर बना के देखे थे। ये हो गया आपका ओवरी, ये स्टाइल, और ये स्टिग्मा। ये तो बाकायदा हम फिगर बनाकर समझाए थे, ठीक है ना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री और समसूत्री, ए और बी दोनों प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। 48, 48 का ए होगा, 48 का भी तुरंत समझाए। दिक्कत सब में है, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका, उसी पुष्प पर आ गया तो क्या हो जाएगा? स्वपरागन, ठीक है। उसी पुष्प पर आ गया तो क्या हो गया? स्वपरागन। ऑनलाइन में भी शुरू से उपस्थित रहता है, बाद में 18-19 सब करते रहता है। और 80-90% क्वेश्चन तो आपका बन ही गया होगा, क्लास ठीक से किए होंगे। 10% रटने वाला क्वेश्चन होता है जिसका काम होता है हमको आंसर बताना। अब स्पोरोपोलेनिन समझाना है, उसको क्या समझाना, उसको तो याद रखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपरागन केवल उभयलिंगी पुष्पों में ही होता है, बिल्कुल। और स्वपरागन उभयलिंगी पौधों में इसलिए नहीं होता है कि मेल फीमेल फूल अलग अलग समय विकसित होते हैं, लेकिन उभयलिंगी पुष्पों में ही स्वपरागन होता है। पर परागन एक लिंगी पुष्पों के साथ साथ उभयलिंगी पुष्पों में भी होता है, बिल्कुल। दोनों पुष्पों में पर परागन हो सकता है। नेक्स्ट, कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिका के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल होता है या होता ही नहीं, इसे हार्कोगेमी कहते हैं। अब ये भी पारिभाषिक शब्द है कि जब प्राकृतिक अवरोध के कारण परागन न हो पौधे में तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हार्कोगेमी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हार्कोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर, यह भी एक प्रकार का क्या है? स्वयुग्मन नहीं होगा, परागन होगा। और परागन में सबसे बेस्ट ऑप्शन है सजात पुष्पी परागन, अंग्रेजी में सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, जो परागन बंद पुष्पम होता है उसे क्लिस्टोगेमी कहते हैं। क्लिस्टोगेमी, बंद पुष्पों में होने वाले परागन की प्रक्रिया को क्लिस्टोगेमी कहते हैं। पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली। परागकण भिन्न भिन्न माध्यमों से होता है, उनके क्या क्या नाम है याद कर लिए ना।
नेक्स्ट कहिए तो कौन गलत है? बी नंबर। जानवर का होता है जूफिली। जानवर का क्या होता है? जूफिली होता है। जानवर का जूफिली। एनिमोफिली वायु परागन। जूफिली। नेक्स्ट, कीट परागित पुष्पों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? पुष्प बड़ा रंगीन होता है तथा उसके परागन बड़े आकार के होते हैं। बिल्कुल सही है। कीट परागित पुष्प के परागकण बड़े होते हैं। पुष्प सुगंधित होते हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में मकरंद पाए जाते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। वर्तिकाग्र का सतह चिकना रुक्ष मतलब रफ तथा चिपचिपा होता है। सभी कीट परागित पुष्पों में ये तीनों ही विशेषताएं पाई जाती है। मकरंद वही फूलों का रस जिसे शहद का निर्माण होता है। चमगादड़ के द्वारा चिरेप्टोफिली। चमगादड़ के द्वारा परागण की प्रक्रिया को चिरेप्टोफिली। घोंगे के द्वारा मेलेकोफिली। जंतु के द्वारा जूफिली। हवा के द्वारा एनिमोफिली। तो याद रखने वाले सारे तत्व है। सेमल और कदम के पेड़ में चमगादड़ के द्वारा ही परागण होता है। सेमल और कदम के पौधे में चमगादड़ के द्वारा यानी चिरेप्टोफिली पोलिनेशन होता है। मेलेकोफिल्स पुष्प वो है, मेलेकोफिल्स पुष्प वो है जिसमें घोंगा, गिलहरी, सांप आदि के द्वारा होता है, या डायरेक्ट आप लिख दीजिए रेप्टिलिया के द्वारा होता है। रेप्टाइल समूह। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्वपरागन के फलस्वरूप संतान दुर्बल हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वपरागन में एक ही पौधे के गुण आ पाते हैं। पर परागन के फलस्वरूप उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होती है। बिल्कुल, क्योंकि पर परागन में दो अलग अलग पौधे के गुणों का समावेश होता है। तो इस तरह आपका दोनों कथन क्या है? सही है। परागकणों को सर्वाधिक संख्या, परागकणों की सर्वाधिक संख्या वायु परागित पुष्प में होता है। वायु परागित पुष्प में होता है, यानी जिन पुष्पों में वायु के द्वारा परागन होता है उसमें परागकण काफी ज्यादा होते। निम्नलिखित में कौन जलीय पौधा में जल परागन नहीं होता? कमल में। कमल में कीटों के द्वारा परागकण होता है, क्योंकि कमल के फूल सुगंधित होते हैं, और जो फूल सुगंधित होते हैं उसमें कीट के द्वारा परागकण होता है। वायु परागित पुष्प सामान्यतः छोटे होते हैं, रंगीन होते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार का सुगंध नहीं होता है। वायु परागित पुष्प, जैसे गेहूं, मक्का, जितने अनाज वाले फसल है सब में वायु परागन होता है। अनाज वाले फसलों में चींटियों के द्वारा परागकण की प्रक्रिया को मिमिर्कोफिली कहा जाता है। मिमिर्कोफिली इस तरह होगा, लिखा हुआ गलत है। चलिए, पूरे ऑनलाइन में कुमोद यादव का पूरा एकदम जलवा बिखेर रहा है। रत्नवीर कुमार थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा है, अब बाकी लगता है कुर्सी पर बैठ के टिक मारता होगा। सड़सठ नंबर, पर परागन होने के क्या लाभ है? पर परागन होने के क्या लाभ है? तो इस विधि से दो भिन्न वंशाणु क्रम का मेल होने से उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होते हैं। सही है। पर परागन के माध्यम से पौधे की नई किस्में पैदा की जा सकती है, यह भी सही है। पर परागित पुष्पों में उत्पन्न बीज अधिक जीवन क्षम होते हैं। जीवन क्षम नहीं, जीवन क्षम होते हैं, यानी अत्यधिक कष्ट को झेलने वाले, अत्यधिक पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेलने वाले होते हैं। तो इनमें से सभी पर परागन के ये सभी लाभ हैं। चलिए, अब सब एक्टिव हो गया है दोस्तों, ऑनलाइन वाला सब एक्टिव हो गया। दिल पर ले लीजिए, हम बोले सब टिक मार रहा होगा, अब सब कमेंटे करेगा। पौधे में लैंगिक जनन के दौरान निषेचन होता। निषेचन तो परागन के बाद ना होगा, पहले परागन होगा उसके बाद ही निषेचन होगा। निषेचन क्या है? तो मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से मिलना ही क्या है? तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। अंड तथा सेकेंडरी
न्यूक्लियस का संयोजन डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन है और ये डबल फर्टिलाइजेशन है। परागकण के उपरांत परागनली का विकास किससे होता है? परागकण से होता है। निषेचन के उपरांत फल का विकास किससे? अंडाशय से होता है, और अंडाशय के अतिरिक्त कोई बाग फल बना है तब उसे असत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं? बात मत कीजिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत नोट ने लाए हैं। आए नोट को क्या किए हैं? नोट सब लाए हैं ना? क्वेश्चन निकालिएगा ना, क्वेश्चन देखिएगा। निषेचन के उपरांत बीजों का विकास किससे होता है? तो बीजों का विकास बीजांड से, अंग्रेजी में ओव्यूल से होता है। ओव्यूल से। फल का विकास ओवरी यानी अंडाशय से, और बीजांड का विकास ओव्यूल से। भ्रूण किसमें मिलता? एम्ब्रियो किसमें मिलता? बीज में। एम्ब्रियो बीज के भीतर होते हैं। किसी बीजांड का विकास ओव्यूल से। भ्रूण किसमें मिलता? एम्ब्रियो किसमें मिलता? बीज में। एम्ब्रियो बीज के भीतर होते हैं। किसी द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प में यदि पुमांग एवं जायंग अलग अलग समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को डिकोगेमी कहते हैं। ठीक है, यानी मेल फीमेल फूल अलग अलग समय विकसित हो तो यह प्रक्रिया डिकोगेमी कहलाता है। ठीक है, कुछ परिभाषिक शब्द है, जैसे इससे पहले हार्कोगेमी पढ़े थे, डिकोगेमी पढ़े थे, क्लिस्टोगेमी पढ़े थे। ये सब परिभाषिक शब्द है, इसको याद रखिएगा। बंद पुष्पों में परागण क्लिस्टोगेमी कहलाता है। ठीक है ना? परागण किसी प्राकृतिक अवरोध के कारण न हो पाए तो इसे हार्कोगेमी कहते हैं। यहां पर है कि नर और मादा भाग अलग अलग समय विकसित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? डिकोगेमी कहते हैं, हार्कोगेमी कहते हैं। तो में परागण क्लिस्टोगेमी कहलाता है। ठीक है ना? परागण किसी प्राकृतिक अवरोध के कारण न हो पाए तो इसे हार्कोगेमी कहते हैं। यहां पर है कि नर और मादा भाग अलग अलग समय विकसित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? डिकोगेमी कहते हैं। पौधे में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में कौन से है? तो पौध के बाद भ्रूण बनते हैं। नहीं, पौध का मतलब होता है न्यू, अंकुरित पौधा। तो भ्रूण बनने के बाद परागण होता है। नहीं, ऐसा नहीं। पौध भ्रूण का बनना नहीं, युग्मनज का विभाजन के बाद ही क्या बनते हैं? भ्रूण। परागण, ठीक है, परागण के बाद निषेचन, ये कर्म ठीक है। निषेचन के बाद युग्मनज का मतलब जायगोट, जायगोट का विभाजन, अब भ्रूण का नया पौधा अंकुरित होना। ये वाला जो सी नंबर में जो क्रम है ये बिल्कुल सही और सटीक क्रम है। पौधों में निषेचन के उपरांत अंड कोशिका एग सेल से किसका निर्माण होता है? एग सेल से किसका निर्माण होता है? जायगोट, जायगोट का। पौधे में बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन का अंग्रेजी नाम क्या है? पार्थिनोकार्पी। इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अनिषेक फलन को ही अंग्रेजी में पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अनिषेक फल है? सभी। केला, संतरा, अंगूर। केला, संतरा, अंगूर अनिषेक फल है। केला, संतरा, अंगूर अनिषेक फल है। नेक्स्ट, पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय का फल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी कहलाता, अनिषेक फलन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें पौधों में निषेचन के क्रिया के बाद बीजों का निर्माण शुरू होता है, परंतु पौधे बिना निषेचन संपन्न हुए बीज पैदा कर लेते, तो इसे क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। बिना निषेचन का फल बनना अनिषेक फलन, बिना निषेचन का बीज बनना असंग जनन। अब पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन है कायिक जनन। क्लियर हो गया जी?
बिना निषेचन का फल बनना अनिषेक फलन कहलाता है, अब बिना निषेचन का बीज बनना असंग जनन कहलाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। बिल्कुल सही है। बहुभ्रूणता आवृत बीजी पौधों में ज्यादा पाई जाती है, अनावृत बीजी में कम। यह गलत है। अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता की घटना ज्यादा होती है, आवृत बीजी में कम होती है। आवृत बीजी पौधों में बहुभ्रूणता की घटना कम होती है, अनावृत बीजी पौधों में ज्यादा होता है। ये गलत है। बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ये सही है। यानी 1 और 3 क्या है, सही है, लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है, ये बात आप समझे कि नहीं समझे। एक लड़का 79 पूछ रहा है। 79 में पार्थिनोकार्पी है दोस्तों, पार्थिनोकार्पी, हाँ इंग्लिश नाम है। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन आवृत्ति में ज्यादा होता है, ये गलत है। बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ये सही है। अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता की घटना ज्यादा होती है, आवृत बीजी में कम होती है। आवृत बीजी पौधों में बहुभ्रूणता की घटना कम होती है, अनावृत बीजी पौधों में ज्यादा होता है। ये गलत है। बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ये सही है। यानी 1 और 3 क्या है, सही है, लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है, ये बात आप समझे कि नहीं समझे। एक लड़का 79 पूछ रहा है। 79 में पार्थिनोकार्पी है दोस्तों, पार्थिनोकार्पी, हाँ इंग्लिश नाम है। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन आवृत बीजी में होता है। जैसे बहुभ्रूणता की ज्यादातर घटना किसमें होता है, अनावृत बीजी में, उसी तरह डबल फर्टिलाइजेशन की घटना कहाँ होता है, आवृत बीजी में। याद रखने वाले तथ्य हैं दोस्तों, ये सब मेरिट बनाने वाला प्रश्न है। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कौन बनाएगा आपको छोड़कर। आइए दोस्तों, द्विनिषेचन क्या है। द्विनिषेचन एक बार बताए थे, फर्टिलाइजेशन। एक नर युग्मक का अंड यानी कि एक से और दूसरे नर युग्मक का नहीं द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक वाला किधर है, हाँ डी में। एक नर युग्मक का अंड यानी एक सेल से और दूसरे नर युग्मक का मतलब मेल गेमीट। नर युग्मक का मतलब मेल गेमीट। अब मेल गेमीट पौधा में क्या कहलाता है, पोलन ग्रेन कहलाता है, पोलन ग्रेन कहलाता है। तो एक नर युग्मक का अंड से यानी ओवा से और दूसरे नर युग्मक का सेकेंडरी न्यूक्लियस से संलयन करना ही क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। और सेकेंडरी न्यूक्लियस आपको आवृत बीजी पौधे के भ्रूण में उपस्थित रहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट में, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन आपको आवृत बीजी पौधे में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट, निषेचन के बाद जायगोट, जायगोट द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं, द्विगुणित। द्विगुणित मतलब जिनमें क्रोमोसोम जोड़े में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम अलग अलग है तो क्या, अगुणित। अगुणित का उदाहरण कौन हो गया, जो गेमिट होते हैं ना, जो गेमिट होते हैं वो अगुणित होते हैं। जैसे पोलन ग्रेन और ओवा क्या है, अगुणित। और द्विगुणित ये सेल वाला में हम आपको बताए थे कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है। क्रोमोसोम जोड़ा में है तो द्विगुणित, क्रोमोसोम आधा है तो अगुणित। जैसे मानव के स्पर्म सेल में अगुणित होता है क्योंकि उसमें 23 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का खोज नवस्चीन ने किया था। अब पॉलीएम्ब्रियोनिक बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जब फूल के अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है तो ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। बिल्कुल सही है। जब फल, लिखित पर फर्टिलाइजेशन का खोज नवस्चीन ने किया था। अब पॉलीएम्ब्रियोनिक बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जब फूल के अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है तो ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं।
बिल्कुल सही है। जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। दोनों का दोनों कथन क्या है? सही है, सही है। अब देखिए ये सब जो कथन वाले प्रश्न है ये ज्यादातर आपको एनडीए सीडीएस एग्जाम का पूछा हुआ है, लेकिन अब बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दरोगा में भी कभी कभार पूछ देता है। तो इस तरह के प्रश्न से घबराना है क्या? बहुत कथन वाला प्रश्न से घबरा जाते कि ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। कुछ है इस प्रश्न में, सिर्फ आपका चैप्टर क्लियर होनी चाहिए, परिभाषा लिख दिया है। तो बहुत आदमी देख कर धर पर आ जाता, अरे तुर्की तो कथन है और उस कथन में कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो आपको हर तरह का प्रश्न, हाँ तो इसीलिए हर तरह के प्रश्न, आपका जो नोट है वो प्रश्नों का डिक्शनरी है। डिक्शनरी हंसते का है जी? हमारे नोट में जितना प्रश्न क्या इतना प्रश्न लूसेंट में है, घटना चक्र में है, कोई और पब्लिकेशन में है? कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे नोट में। इतना तो हम बोल सकते, ठीक है ना? तो सारे क्वेश्चन, बहुत लड़का लोग कंप्लेन करते इतना सारा प्रश्न, अरे दरोगा बनना है, लाइव बनना है, वर्दी पहनना है जी। ठीक है, इसको याद करने में एक चैप्टर याद करने में एक दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, है ना? अभी हम एक चैप्टर पढ़ाने में 3-4 क्लास तो लग ही जाते हैं। तो जब तक एक चैप्टर समाप्त नहीं हो रहा है, समाप्त होगा तब तक आप पीछे का रिवीजन करते जाइए। मान लीजिए कि 7वां चैप्टर चल रहा है, वो तो आप क्लास में पढ़िएगा ही, घर पर क्या करिएगा, पहला से 6ठा का रिवीजन करते जाइएगा। फिर 7वां खत्म हो जाएगा, 8वां चलेगा, 8वां आप क्लास में पढ़ रहे हैं, 1 से 7वां का घर तक क्या करिए, घर पर क्या करिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने का मतलब सिर्फ प्रश्नों को याद करना है, ये नहीं पढ़ लिए सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने क्या था, सिर्फ ठीक देखे कि आपका उंगली सही उत्तर पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है ना? हाँ, क्या हुआ? आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन असत्य फल है? सेब, काजू, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, 4 गो फल है जो आपको परीक्षा में देगा कि असत्य फल के बारे में। निम्नलिखित में कौन असत्य फल है? स्ट्रॉबेरी। ठीक है, सेब, नाशपाती, अखरोट, काजू, स्ट्रॉबेरी, ये सब याद रखिए असत्य फल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। एक फल में एक भी बीज हो सकता है, एक से आपको परीक्षा में देगा क्या असत्य फल के बारे में। निम्नलिखित में कौन असत्य फल है? स्ट्रॉबेरी। ठीक है, सेब, नाशपाती, अखरोट, काजू, स्ट्रॉबेरी, ये सब याद रखिए असत्य फल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। एक फल में एक भी बीज हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। आम में आप देख रहे हैं एक बीज होता है, अमरूद में 1000 हो सकता है। पौधे के निषेचन के उपरांत अंडाशय की भित्ति फल की भित्ति बन जाती है। ओवरी की भित्ति फल की भित्ति, ओव्यूल की भित्ति बीज की भित्ति। सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन है? पुष्पासन। निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? अनार। हाँ, रसीले बीज को खाते। निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? अनार। हाँ, रसीले बीज को खाते। हाँ,
एरिल, एरिल किसका खाने योग्य भाग है? सब सब, लीची का भी, जायफल का भी, शरीफा का भी एरिल वाला पार्ट ही हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। जायफल, जायफल को हम लोग मसाला के तौर पर यूज करते हैं, गरम मसाला का इंपोर्टेंट है। हाँ हाँ, तो जायफल वही मसाला के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग, अब पत्ता गोभी का पत्ता, कटहल का खाने योग्य भाग परिदल पुष्प। एकदम रटने वाला फैक्ट है, इसमें जो लिस्ट दिया हुआ है नोट में उसको सीधे रटिए, कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा फल कंपोजिट फल नहीं है? अमरूद, अमरूद सिंपल फ्रूट है, बाकी अनानास, सहतूत, कटहल सब कंपोजिट फ्रूट है, इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ रटना है। अनानास कंपोजिट फ्रूट, सहतूत भी कंपोजिट फ्रूट, कटहल भी कंपोजिट फ्रूट और अमरूद सिंपल फ्रूट। जब एक ओवरी से एक ही फल बने तो सिंपल, जब एक ओवरी से ढेर सारे फल बने तो उसे कंपोजिट कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुंज या समूह एग्रीगेट फ्रूट है? सभी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, शरीफा, रसभरी एग्रीगेट फ्रूट है, पुंज फल है या समूह फल है दोस्तों। नेक्स्ट, आम, नारियल, सुपारी तथा बेर ये ड्रूप फल के उदाहरण है। एक ही फल बने तो सिंपल, जब एक ओवरी से ढेर सारे फल बने तो उसे कंपोजिट कहते हैं। निम्नलिखित में है अनानास कंपोजिट फ्रूट, सहतूत भी कंपोजिट फ्रूट, कटहल भी कंपोजिट फ्रूट और अमरूद सिंपल फ्रूट। जब एक ओवरी से एक ही फल बने तो सिंपल, जब एक ओवरी से ढेर सारे फल बने तो उसे कंपोजिट कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुंज या समूह एग्रीगेट फ्रूट है? सभी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, शरीफा, रसभरी एग्रीगेट फ्रूट है, पुंज फल है या समूह फल है दोस्तों। नेक्स्ट, आम, नारियल, सुपारी तथा बेर ये ड्रूप फल के उदाहरण है, ठीक है ना। किस फल के उदाहरण है? आम ड्रूप फल के उदाहरण है, नारियल ड्रूप फल के उदाहरण है, सुपारी ड्रूप फल के उदाहरण है, बेर ड्रूप फल के उदाहरण है। अब कहिएगा ड्रूप फल क्या होते हैं? तो आम के तरह होते हैं दोस्तों। क्या याद रखने वाला फैक्ट है। सेब और नाशपाती पोम फल के उदाहरण है। सेब और नाशपाती किस प्रकार के फल है? पोम फल के। निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित है? सेब तो पोम है, आम ड्रूप अभी तुरंत देखे हैं, टमाटर बेरी फल है, पुंज फल है या समूह फल है दोस्तों। नेक्स्ट, आम, नारियल, सुपारी तथा बेर ये ड्रूप फल के उदाहरण है, ठीक है ना। किस फल के उदाहरण है? आम ड्रूप फल के उदाहरण है, नारियल ड्रूप फल के उदाहरण है, सुपारी ड्रूप फल के उदाहरण है, बेर ड्रूप फल के उदाहरण है। अब कहिएगा ड्रूप फल क्या होते हैं? तो आम के तरह होते हैं दोस्तों। क्या याद रखने वाला फैक्ट है। सेब और नाशपाती पोम फल के उदाहरण है। सेब और नाशपाती किस प्रकार के फल है? पोम फल के। निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित है?
सेब तो पोम है, आम ड्रूप अभी तुरंत देखे हैं, टमाटर बेरी फल है और केला भी बेरी फल है। अभी तुरंत एक क्वेश्चन में आप समझे थे कि आम ड्रूप फल है, सेब पोम फल है और केला के तरह टमाटर भी कैसे फल के उदाहरण है? बेरी फल के उदाहरण है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची और काजू को रखा जा सकता है वो नट है आपका। क्या है? नट। अनानास सिरोसिस फल है। अनानास किस प्रकार का फल है? सिरु को रखा जा सकता है वो नट है आपका। क्या है? नट। अनानास सिरोसिस फल है। अनानास किस प्रकार का फल है? सिरोसिस। देखिएगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर साइकोनस दे दिया, वो गलत है, सिरोसिस सही है। ठीक है ना। अनानास निम्नलिखित में कौन सोरोसिस फल के उदाहरण है? सब। सहतूत, कटहल, अनानास कंपोजिट फल के भी उदाहरण है और कंपोजिट फल में सोरोसिस फल के भी उदाहरण है। सब ध्यान दीजिएगा। अभी 10-20 क्वेश्चन जो पढ़े हैं ये सारा रटने वाला फैक्ट है। इसको 5 दिन तक रटते रहिएगा। कितना दिन तक? 5 दिन तक रोज रटना है, दिमाग लगाकर रटना, आंख मूंद कर नहीं रटना है। संतरा, मुसम्मी, नींबू आदि दोस्तों ये आपका कैसा फल है? हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम है दोस्तों, हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम। संतरा, मौसम्बी, नींबू याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नींद लग रहा है जी। गेहूं, जौ, मक्का, धान यानी कि अनाज वाला फसल को कैरियोप्सिस कहते हैं। अनाज वाले फसल को क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस कहते हैं, कैरियोप्सिस। निषेचन के पश्चात बीज का बीजावरण किससे विकसित होता है? अध्यावरणों से विकसित होता है, अध्यावरणों से। बेरोनवे का आंसर क्या दिए हैं? बेरोनवे का देखेगा एक नंबर 92 न 92 का अनार ही होगा, 92 का डी ही होगा, अनार ही होगा। परागकण क्या है? अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद यानी कि पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जब तक एस्टिग्मा पर नहीं पहुंचेगा वो अपूर्ण विकसित ही रहेगा। पूर्ण विकास उसका एस्टिग्मा पर पहुंचने के बाद होता है। तो परागकण क्या है? तो अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी
या द्विलिंगी पुष्पों के बारे में सही है, तो उनमें पुंकेसर तथा अंडप दोनों होते हैं। पुंकेसर यानी पोलन ग्रेड, अंडप मतलब ओभा। तो उभयलिंगी का मतलब ही होता है मेल फीमेल एक ही पार्ट में होना। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? उल्फिया है। बुल्फिया जलीय पौधा है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया। एक फूल 10 केजी का होता है, 10 केजी का। निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? एक फूल 10 केजी का होता है, 10 केजी का। निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? नीला कुरंजी। नीला कुरंजी ये केरल जो पश्चिमी घाट का इलाका है ना, वहीं पर ये फूल होता है और हाल फिलहाल 6 महीना पहले फूल खिल चुका है। ये क्या हो गया? आइए दोस्तों, कुरंजी अभी तुरंत नीला कुरंजी पूछे, उसका पुष्प नीला होता है। तो नीला कुरंजी पुष्प 12 वर्षों में एक बार खिलने का कारण फ्लोरिजन स्राव है, यानी कि फूल खिलाने वाले हार्मोन को फ्लोरिजन हार्मोन कहते हैं। अब इसमें वो हार्मोन प्रत्येक 12 वर्ष के बाद निकलता है, तो फूल भी प्रत्येक 12 वर्ष के बाद खिलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्प होता है उसे मोनोकार्पिक कहते हैं, और बांस मोनोकार्पिक पौधा है। पूरे जीवन काल में बांस में एक बार फूल खिलता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। सही है दोस्तों, क्योंकि जलाशय में जहां वो दूसरा कथन तो वही के बारे में दिया हुआ है कि जलकुंभी ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। बिल्कुल, अब ऑक्सीजन को सारा उपयोग जलकुंभी ही कर लेगा तो बाकी जलीय जीव और पौधे तो नष्ट होंगे ही होंगे। निम्नलिखित में कौन सा भाग द्विगुणित है? हाँ, युग्मनज यानी कि जायगोट। जायगोट। और ये जो देख रहे हैं अंड यानी एक सेल, पोलन ग्रेन, ये सब अगुणित है। नर युग्मक पोलन ग्रेन को ही कहते हैं, वो भी अगुणित है। निम्नलिखित में कौन सा भाग अगुणित है? अगुणित आपका कौन है? पराग। पराग है, पोलन ग्रेन। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जगह आप हवा भी लिख सकते हैं। अंकुरण हेतु प्रायः प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अंधेरे में भी अंकुरण आसानी से हो सकता है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उचित तापमान की आवश्यकता जरूर होती है। निम्नलिखित में किस वर्ग के पौधे में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु कहा जाता है? तो नग्न भ्रूण इन तीनों में पाए जाते हैं। थैलोफाइटा में भी, ब्रायोफाइटा में भी, टेरिडोफाइटा में भी। तीनों को सम्मिलित रूप से क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज पाए जाते हैं। दोस्तों, पौधे में प्रीतस्थ पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु कहा जाता है। आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उचित तापमान की आवश्यकता जरूर होती है। निम्नलिखित में किस वर्ग के पौधे में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु कहा जाता है? तो नग्न भ्रूण इन तीनों में पाए जाते हैं। थैलोफाइटा में भी, ब्रायोफाइटा में भी, टेरिडोफाइटा में भी। तीनों को सम्मिलित रूप से क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज पाए जाते हैं। दोस्तों, पौधे में प्रीतस्थ या सजीव प्रजक अंकुरण का अभिप्राय क्या है? देखिए, कुछ दलदलीय पौधे। कौन पौधे? दलदलीय पौधे के जो फल होते हैं वह फल पेड़ में लगे ही होते हैं, लेकिन वह फल पेड़ में भी लगे हैं और नीचे दलदल में जाकर सट गए। फल पेड़ में ही लगे ही है, लेकिन जैसे वो दलदल के संपर्क में आते हैं, फल के अंदर के बीज से नए पौधे निकल आते हैं। प्रायः बीज अंकुरित तब होगा जब फल पौधे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ दलदलीय पौधे में फल पेड़ में लगे हुए ही है
और उसी बीज से यानी कि फल जो पेड़ में लगा हुआ है उसी फल के बीज से नए पौधे का अंकुरित हो जाना किस तरह का अंकुरन कहलाता है? पृथस्थ अंकुरन कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथस्थ। और ये केवल दलदलीय पौधे में होता है, जैसे राइजोफोरा एक बहुत चर्चित दलदलीय पौधा है। तो क्या होगा? जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन ही पृथस्थ अंकुरन है। सजीव प्रजक अंकुरन राइजोफोरा नामक दलदलीय पौधा में पाया जाता है। जलीय पौधा की हम बात नहीं कर रहे हैं, दलदलीय पौधा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इपीजिलियर जर्मिनेशन। इपीजिलियर जैसे कि ये बीज है ना, ठीक है ना, ये बीज की बात कर रहे हैं। सजीव प्रजक अंकुरन राइजोफोरा नामक दलदलीय पौधा में पाया जाता है। जलीय पौधा की हम बात नहीं कर रहे हैं, दलदलीय पौधा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इपीजिलियर जर्मिनेशन। इपीजिलियर जैसे कि ये बीज है ना, ठीक है ना, ये बीज निकल आ गया। अब बीज क्या हो जाएगा? ऊपर आकर अगला पार्ट निकलेगा। इस तरह के अंकुरन को क्या कहते हैं? भूमपोरिक अंकुरन या इपीजिलियल जर्मिनेशन। यानी इपी का मतलब ही होता है ऊपर, इपी का मतलब ऊपर। तो इस प्रकार का जर्मिनेशन जो है आरंडी के पौधे में पाया जाता है। ये आप कह सकते हैं जेट्रोफा प्लांट, ठीक है। हाँ, इसके फलों से बायोडीजल बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बायोडीजल बनाए जाते हैं। और हाइपोजिलियल पाया जाता है किसमें? हाइपोजिलियल मतलब बीज अंदर ही है, अंदर ही दोनों पार्ट निकल गया है, ठीक है। ये नीचे जाने वाला है और ये ऊपर, दोनों भाग नीचे में निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं? हाइपोजियल। ये किसमें पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। आर्किड एक जलीय पौधा होते हैं और इसके बीज हल्के होते हैं, शुष्क मतलब उसमें नमी का अभाव होता है। जितने जलीय पौधे के बीज हैं ना वो शुष्क ही होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस की होती है। यूकेलिप्टस दोस्तों, यूकेलिप्टस जलीय ऐसा पौधा है जो भूमिगत जल के स्तर को नीचे गिरा देते हैं। इसे प्रकृति का आतंकवादी पौधा कहा जाता है। प्रकृति का आतंकवादी पौधा। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? हाँ, अंडाशय में होता है निषेचन। अंडाशय के भीतर फर्टिलाइजेशन होता है। किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जायांग के कई भाग से गुजरते हैं, यानी कार्पेल्स। जायांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजनों में दी गई है। उस संयोजन को चुनिए जो परागनली पथ यात्रा का सही अनुक्रम है। वार्तिका और वार्तिका मतलब एस्टिग्मा। पहले परागकण एस्टिग्मा पर जाएगा, एस्टिग्मा, और उसके बाद किस पर जाएगा? एस्टाइल, और उसके बाद ओवरी। यही क्रम आपका सही है। एस्टिग्मा, एस्टाइल, ओवरी। सबसे ऊपरी भाग एस्टिग्मा जहां पर परागकण जाएगा, फिर परागनली से एस्टाइल पर, फिर परागनली की सहायता से ओवरी पर। तो सी। नेक्स्ट, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो गर्म,
गर्म और शुष्क स्थिति में, ठीक है ना, गर्म और शुष्क। शुष्क मतलब नमी का पूरी तरह से अभाव, आर्द्रता का पूरी तरह से अभाव होना। अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार जिसमें जड़, तना, पत्ती, ये तो दोस्तों वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है, या हिंदी में इसे आप क्या कह सकते हैं, कायिक जनन जो पढ़े हैं उसी को वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं। तो पौधे के किसी भाग से नया पौधे का उगाना क्या कहलाता है, वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक नर जनन अंग नहीं है, लगता है हाँ फैलोपियन ट्यूब मादा जनन अंग है। चलिए मानव का इलाका चालू हो गया है। निम्नलिखित में कौन सी जनन ग्रंथि नर जनन तंत्र के भाग नहीं है, बार्थोलियन ग्लैंड। बार्थोलियन ग्लैंड फीमेल में पाया जाता है। नर जनन तंत्र संबंधित जनन ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, हाँ एकमात्र ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड था जिसका अम्लीय था, बाकी सबका क्षारीय, यहां इसका आंसर क्षारीय ही होगा। नर जनन शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी 25 सेंटीमीटर। भाषा डिफरेंशिया को हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी, तो वो 25 सेंटीमीटर था। नर में वृषण क्रोस यानी एस्क्रोटल सैक्ट, एस्क्रोटल सैक्ट तो उदर गुहा के बाहर यानी पेट के बाहर होता है। टेस्टिस का औसत भार कितना होता है, 12 ग्राम होता है, 12 ग्राम होता है। शुक्राणु निर्माण हेतु वृषण कोश यानी एस्क्रोटल सैक का उपयुक्त ताप शरीर के ताप से कम होनी चाहिए, और 34 से 35, 2 से 3 डिग्री कम। वृषण में स्थित यानी टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहते हैं। वृषण में स्थित किस कोशिका द्वारा नर हार्मोन एंड्रोजेन का स्रावित होता है, तो लाइडिंग कोशिका, यानी टेस्टिस के भीतर लाइडिक कोशिका होता है, उसी लाइडिक कोशिका से मेल हार्मोन एंड्रोजेन का स्राव होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल नर स्तनधारी में पाया जाता है, नर में पाया जाता है और केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। इससे अम्लीय पदार्थ का स्राव कहते हैं। वीर्य यानी कि सीमेन किसे कहते हैं, तो शुक्राणु यानी स्पर्म और सभी सहायक ग्रंथि के स्राव मिलकर के क्या कहलाते हैं, सीमेन कहलाते हैं। सीमेन का पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 के बीच होता है। टेस्टिस के ऊपर संयोजी उत्तक के 3 परतें पाई जाती है। सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, ट्यूनिका भास्कुलोसा। सबसे ऊपरी परत को ट्यूनिका वेजिनेलिस, मध्य परत को एल्ब्यूजेनी और सबसे भीतरी परत को भास्कुलोसा कहते हैं, भास्कुलोसा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, एस्क्रोटम सैक का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होता है, सही होता है। इसमें कर 2 से 3 डिग्री अधिक होता है, ये गलत है, यानी केवल एक यहां पर सही है। सरटोली कोशिका कहां पाई जाती है, सरटोली कोशिका टेस्टिस में ही पाई जाती है, लाइडिंग कोशिका टेस्टिस में ही पाई जाती है। एक वयस्क नर में प्रतिदिन लगभग कितने शुक्राणु, 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 13 तक। एक्रोसोम निम्नलिखित में किसका भाग है, मानव शुक्राणु के सिर का टोपीनुमा भाग को क्या कहता है, एक्रोसोम कहते हैं। शुक्राणु सेल की जो आकृति होती है कुछ इस तरह होती है, तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसी को क्या कहा जाता है, एक्रोसोम कहा जाता है। वृषण यानी टेस्टिस में तैयार किया शुक्राणु का परिपक्वन तथा संचय कहां होता है, अधिवृषण में, इपीडायडेमिस में। अधिवृषण यानी इपीडायडेमिस, अधिवृषण का परिपक्वन एक्रोसोम कहा जाता है। वृषण यानी टेस्टिस में तैयार किया शुक्राणु का परिपक्वन तथा संचय कहां होता है, अधिवृषण में, इपीडायडेमिस में। अधिवृषण यानी
डायडेमिस, अधिवृषण यानी इपीडायडेमिस। जनन अंगों का विकास किस भ्रूणीय परत से होता है? मीजोडर्म, मध्य परत से होता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र सब का विकास एक्टोडर्म से होता है। ठीक है। आहार नाल का विकास एंडोडर्म से होता है। किस? एंडोडर्म है। जनन अंगों का विकास भ्रूणीय परत से होता है, मीजोडर्म से होता। सही है। एक बार देखिए तो मध्य परत के बारे में दिया हुआ है। सही है ना? हाँ, मीजोडर्म से होता है। इंडोडर्म से आहार नाल का विकास होता है। इंडोडर्म से बार देखिए तो मध्य पर एंडोडर्म है। जनन एक्टोडर्म से होता है। अंगों का विकास किस भ्रूणीय परत से होता है? मीजोडर्म, मध्य परत से होता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र सब का विकास एक्टोडर्म से होता है। ठीक है। आहार नाल का विकास एंडोडर्म से होता है। किस? एंडोडर्म है। जनन अंगों का विकास भ्रूणीय परत से होता है, मीजोडर्म से होता है। सही है। एक बार देखिए तो मध्य परत के बारे में दिया हुआ है। इंडोडर्म से आहार प्रोस्टेट ग्रंथि कहां पाई जाती है? मूत्र मार्ग के चारों ओर पाई जाती है। मूत्र मार्ग के चारों ओर पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन एक गैमीट है, युग्मक है? शुक्राणु अंडाणु दोनों ही युग्मक है दोस्तों। ठीक है। शुक्राणु युग्मक मतलब गेमीट। शुक्राणु मेल गेमीट है और अंडाणु फीमेल गेमीट है। युग्मकों में यानी गेमीट में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। 23 होती है, जोड़ा में नहीं होता है, एकदम गिनती में 1 से 23। ठीक है ना? यानी हैप्लोइड अगुणित गुणसूत्र होता है। शुक्राणु कोशिका के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है? मध्य भाग में। मध्य भाग में यानी बीच में शुक्राणु कोशिका के होती है, जोड़ा में नहीं होता है, एकदम गिनती में 1 से 23। युग्मकों में शुक्राणु युग्मक मतलब गेमीट। शुक्राणु मेल गेमीट है और अंडाणु फीमेल गेमीट है। युग्मकों में यानी गेमीट में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। 23 होती है, जोड़ा में नहीं होता है, एकदम गिनती में 1 से 23। ठीक है ना? यानी हैप्लोइड अगुणित गुणसूत्र होता है। शुक्राणु कोशिका के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है? मध्य भाग में। मध्य भाग में यानी बीच में शुक्राणु कोशिका के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन शुक्राणु के सतह पर होते। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो प्रोटीन फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन में सहायक होते हैं और ये प्रोटीन शुक्राणु के सतह पर होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? जनन अंगों में युग्मकों के निर्माण के प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते नहीं। जनन अंगों में शुक्राणु निर्माण के प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, यही गलत है दोस्तों। शुक्राणु को नर युग्मक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अंडाणु को मादा युग्मक कहा जाता है, यह भी सही है। तो जनन अंगों में शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया को, एस्पर्म फॉर्मेशन को एस्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी शुक्राणु जनन कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र जनन की क्रिया यानी एस्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया 11 से 13 वर्ष के नर के वृषण यानी टेस्टिस में स्थित शुक्राणु जनन नलिका यानी सेमेनिफेरस ट्यूबल्स में प्रारंभ होता है। सही है, बिल्कुल सही है।
अंड जनन की प्रक्रिया, अंड जनन यानी ओभा निर्माण की प्रक्रिया, अंग्रेजी में ओजेनेसिस कहते हैं। सारा अंग्रेजी नाम नोट में दिया होगा। तो अंड जनन यानी ओजेनेसिस की क्रिया 9 से 11 वर्ष के मादा के अंडाशय के फॉलिकल में प्रारंभ होता है। दोनों सही है, यानी मेल बॉडी में स्पर्म का निर्माण 11 से 13 की उम्र में होता है, फीमेल बॉडी में ओभा का निर्माण 9 से 11 में शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में कौन मादा जनन अंग है? ऑल ऑफ दीज, ओवरी भी है, ओविडक्ट भी है, यूटरस भी है, सभी मादा जनन अंग है। निम्नलिखित में कौन एक मादा जनन अंग नहीं है? सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ग्रंथि है जो क्षारीय पदार्थ स्रावित करते हैं। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है। निम्नलिखित में कौन एक मादा सहायक जनन ग्रंथि है? बार्थोलियन ग्रंथि होता है दोस्तों, बार्थोलियन ग्रंथि, ये भेजिना वाले हिस्से में पाया जाता है। एक स्वस्थ स्त्री का मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। योनि के बाह्य छिद्र जिस पर पतली झिल्ली ढका होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हाइमेन झिल्ली कहते हैं, उसे हाइमेन झिल्ली कहते हैं। मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? तो ठीक हाफ में 14वें से 15वें दिन। कथन है कि ध्यान दीजिए, यदि एक अंडाशय निकाल दिया जाए तब भी प्रजनन की क्रिया प्रभावित नहीं होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अंडाशय की संख्या कितनी है? 2 है। दूसरे अंडाशय से तो ओवा का सेक्रेशन होगा ही होगा, सही है। दूसरा अंडाशय बड़ा होकर प्रथम अंडाशय का कार्य करने लगता है। नहीं दोस्तों, दूसरा अंडाशय को अपना ही काम करना है, यह गलत है। ये सही है किंतु आर गलत है। कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है दोस्तों ग्रेफियन फॉलिकल से, ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल से, अंडकोश से। 1 मिनट, हाँ सही बात है। कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है अंडकोश से ही होता है। ग्रेफियन फॉलिकल तो प्राथमिक ओवरी के प्राथमिक कोशिका को क्या कहते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। सही, 163 का भी होगा। नेक्स्ट, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन वाले चैप्टर में भी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालिकाओं में पहली बार मासिक चक्र का प्रारंभ होना मेनार्क कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रियों में मासिक चक्र का बंद होना मेनार्क कहलाता है, मोनोपाउज कहलाता है। दोनों गलत है। मासिक चक्र 12 से 15 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता है, यह सही है। यानी केवल 30 कथन सही है, पहला और दूसरा गलत है। एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 होता है, पहला और दूसरा गलत है। एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 होता है, यानी मेनार्क और मोनोपाउज के बीच अधिकतम 400 ओवा का सीक्रेशन हो सकता है पूर्ण स्वस्थ रहने के बाद। मेल गेमिट का फीमेल गेमिट संयोजन कहां होता है? निषेचन का। और संयोजन क्या कहलाता है? निषेचन। निषेचन। मानव एवं अन्य स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है? फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है क्या? युग्मनज बनता है। युग्मनज को हिंदी में हम क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। भ्रूण के 16 कोशिका वाले अवस्था को मोरुला कहते हैं। अब मोरुला के बलाद वाले अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। निषेचन के कितने समय बाद भ्रूण का गर्भ में आरोपण होता है? 1 सप्ताह बाद। 1 सप्ताह बाद, निषेचन के 1 सप्ताह बाद भ्रूण गर्भ में पहुंच जाते हैं। गर्भ का सबसे बाहरी झिल्ली को कोरियोन कहा जाता है, जरायु कहा जाता है। गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को नहीं, कोरियो नहीं, अंकुर कहा जाता है। जरायु, अंकुर उनमें जो निकले होते हैं
उंगली के समान संरचना, उसे कहते हैं, सॉरी, बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? कोरियोन। और बाहरी झिल्ली में उंगली के समान स्ट्रक्चर निकले रहते, उसे क्या कहते हैं? भिलाई कहते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में प्लेसेंटा का निर्माण भ्रूण रोपण के 4 सप्ताह बाद होता है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण जिस द्रव में तैरता होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। गर्भ में जिस द्रव में, गर्भाशय के जिस द्रव में गर्भ तैरता रहता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। मानव गर्भ प्लेसेंटा से एक मजबूत डोरी के द्वारा जुड़ा रहता है, इसे क्या कहते हैं? नाभि रज्जु कहते हैं, नाभि रज्जु कहते हैं। मानव में गर्भावस्था 9 महीने 10 दिन की होती है, 9 महीने 10 दिन की। अंडा निषेचित होने के तुरंत बाद किस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक बहुकोशिकीय जीव को जन्म देता है? तो समसूत्री। ठीक है, स्पर्म और ओवा का निर्माण ही मियोसिस के द्वारा होता है। यहां पर जायगोट की बात की जा रही है। जायगोट में माइटोसिस सेल डिवीजन होकर के वे बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। नेक्स्ट, शुक्राणु फैलोपियन नली में 12 घंटा तक और अंडाणु 36 घंटा तक जीवित रहते हैं। दोनों कथन आपका सही है। स्पर्म कोशिका की लाइफ 12 घंटा, जबकि ओवा कोशिका की लाइफ स्पर्म कोशिका से 3 गुना अधिक होता है। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान कितने अंडाणु का उत्सर्जन? एक मेंस्ट्रुअल साइक्लिक में केवल 1 ओवा सेक्रेट होते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? जायगोट। अब बाकी सभी आपका अगुणित संरचना है। द्विगुणित को डिप्लॉइड ने कहते हैं। द्विगुणित को अंग्रेजी में डिप्लॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्लॉइड कहा जाता है। हेप्लॉइड का मतलब अगुणित। ओवा, शुक्राणु, पराग ये सब अगुणित है, यानी इनमें क्रोमोसोम जोड़ा में नहीं है, जबकि इनमें क्रोमोसोम जोड़ा में है। नेक्स्ट, मनुष्य में गर्भ का लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही हो जाता है। निषेचन के समय ही लिंग का निर्धारण हो जाता है। में गर्भ का लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही हो जाता है। निषेचन के समय ही लिंग का निर्धारण हो जाता है। मानव भ्रूण के 3 जनन स्तरों में सबसे पहले इंडोडर्म, उसके बाद मेजोडर्म, सबसे अंत में एक्टोडर्म का विकास होता है। आंतरिक परत का विकास सबसे पहले और बाह्य परत का विकास सबसे बाद में होता है। भ्रूण के किस जनन स्तर से तंत्रिका तंत्र एक्टोडर्म से, बाहरी परत से निर्मित होते हैं। स्टेम सेल का विकास मेजोडर्म से होते हैं। स्टेम सेल ऐसे सेल होते हैं जो विकास कर कर किसी भी अंग का निर्माण कर सकते हैं। मेजोडर्म। संतान उत्पत्ति की क्रिया पार्चुरेशन कहलाता है। पार्चुरेशन। मनुष्य में निषेचन कब होता है? मासिक चक्र के 16वें से 18वें दिन के बाद होता है। इसके बाद ओवा की मृत्यु हो जाती है 18वें दिन के बाद। मनुष्य के गर्भावधि 36 सप्ताह, 9 महीना 10 दिन को आप सप्ताह में कन्वर्ट करिएगा, 36 सप्ताह निकलेगा। किस स्थिति में कॉर्पस ल्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का काम है गर्भावस्था पर कंट्रोल रखना। तो ये तब होगा जब अंडाणु निषेचन के
बाद यानी निषेचन के बाद ही भ्रूण का निर्माण होगा और उसी के विकास में योगदान देते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो निषेचन के बाद ये स्रावित होते हैं। भाषा डिफरेंसिया यानी शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़ करके एक सामान्य मार्ग बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। और मूत्र मार्ग को ही प्रजनन मार्ग भी हम कह सकते हैं। यानी कि यहां पर अगर ऑप्शन में प्रजनन मार्ग देता तो वो भी हमारा उत्तर होता, क्योंकि मेल बॉडी में जो मूत्र मार्ग है वह वही आपका क्या है, प्रजनन मार्ग भी है। शुक्राणु अस्थायी तरीके से अधिवृषण यानी इपिडायडेमिस में रखा जाता है। पुरुषों में वृषण को शरीर के बाहर इसलिए होते हैं कि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान के तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। यही के लिए वृषण कोष यानी स्क्रोटल सैक शरीर के बाहर है। नेक्स्ट, भ्रूण की अपरा पोषिका किसमें सहायक होती है? तो दो चीज में सहायक होती है, पोषण में और उत्सर्जन में। पोषण ऑप्शन में है नहीं तो आंसर क्या होगा, उत्सर्जन होगा। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवंशिक सामग्री होती है? तो शुक्राणु में। और फीमेल का पूछेगा तो ओवा में। सारी आनुवंशिक जानकारी तो स्पर्म और ओवा में ही होगा। एक सामान्य मनुष्य के संदर्भ में ये क्वेश्चन जो है ना गलत है, इसको घेर दीजिए, क्वेश्चन सही नहीं है। कथनों पर विचार कीजिए और क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है। आगे बढ़िए। मानव भ्रूण में हृदय कब? तो पहले महीने के बाद, तो छठे सप्ताह में। 1 महीना 4 सप्ताह है तो 5वें सप्ताह, 5वां सप्ताह ऑप्शन में आ नहीं तो क्या होगा, छठे सप्ताह। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुरुष में लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रुधिर में स्रावित करती है, सही है। स्त्रियों में कॉर्पस ल्यूटियम की कोशिका एस्ट्रोजन स्रावित करती है, सही है। निषेचित अंडाणु गर्भाशय की दीवार में ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में अध्यारोपित होती है, यह भी सही है। यानी सभी कथन सही है, 1, 2 और 3 बना लीजिए इसको। हाँ, बी नंबर गलत है, सॉरी। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन ग्रेफियन फॉलिकल से होता है। पहला सही है, तीसरा सही है, बी होगा। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु का अध्ययन नियोनेटोलॉजी कहलाता है, नियोनेटोलॉजी कहलाता है। मासिक चक्र के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम, तो पहले FSH और उसके बाद मासिक चक्र के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम, तो पहले FSH और उसके बाद एस्ट्रोजन और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? निम्नलिखित में कौन एक अल्पकालीन अंतःस्रावी ग्रंथि का कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ब्यूटियम नहीं, ल्यूटियम, ल्यूटियम या अंग्रेजी में लूटिया। आगे बढ़ के बहुत की नहीं। मुख द्वारा लिया गया गर्भ निरोधक गोलियां ओवुलेशन होने नहीं देते, यानी ओवा को उत्पन्न होने नहीं देते हैं। कॉपर टी का काम है निषेचन को रोकना। कॉपर टी का क्या काम है? निषेचन को रोकना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी का निषेचन बाय होता है विकास आंतरिक, बिल्कुल सही है। बाय निषेचन क्रिया को इन विट्रो निषेचन भी कहा जाता है, ये सही है। दोनों कथन सही है। टेस्ट ट्यूब बेबी, मान लीजिए कि किसी फीमेल बॉडी में फैलोपियन ट्यूब खराब है लेकिन गर्भाशय ठीक है। एक फीमेल बॉडी में फैलोपियन ट्यूब खराब हो गया लेकिन यूटेरस यानी गर्भाशय ठीक है, तो ऐसे बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता लेकिन शिशु का विकास हो सकता है। तो ऐसी स्थितियों में जब फीमेल बॉडी का फैलोपियन ट्यूब खराब हो जाए लेकिन यूटेरस ठीक रहे, तब इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी का।
इससे क्या होता है, सर्जरी के द्वारा फीमेल बॉडी के ओवा निकाल लिए जाते हैं, फिर उसके मेल पार्टनर का स्पर्म निकालकर दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन बाहर में होता है। अब फिर जब जायगोट बन जाते हैं, उसके बाद भ्रूण बन जाते हैं, तो भ्रूण को फिर सर्जरी के माध्यम से गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ऐसे उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की सहायता उस समय ली जाती है जब फीमेल बॉडी का फैलोपियन ट्यूब खराब हो लेकिन यूटेरस ठीक हो। अब फैलोपियन ट्यूब भी खराब है, यूटेरस भी खराब है, तब ऐसी स्थिति में सरोगेट मदद की सहायता ली जाती है। यानी कि हाँ, अगर यूटेरस फैलोपियन ट्यूब दोनों खराब हो तब सरोगेट मदर। उसके बाद तब ये सही है। टीका गर्भ निरोधक गोलियां ओवुलेशन होने नहीं देते, यानी ओवा को उत्पन्न होने नहीं देते हैं। कॉपर टी का काम है निषेचन को रोकना। कॉपर टी का क्या काम है, निषेचन को रोकना। निम्नलिखित पर विचार कहा जाता है, ये सही है, दोनों कथन सही है। टेस्ट ट्यूब बेबी, मान लीजिए कि किसी फीमेल बॉडी में, तो ऐसे बॉडी में यूटेरस ठीक रहे, तब फिर उसके मेल पार्टनर का स्पर्म निकालकर दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन बाहर में होता है। अब फिर जब जायगोट बन जाते हैं, उसके बाद भ्रूण बन जाते हैं, तो भ्रूण को फिर सर्जरी के माध्यम से गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ऐसे उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की सहायता उस समय ली जाती है जब फीमेल बॉडी का फैलोपियन ट्यूब खराब हो लेकिन यूटेरस ठीक हो। अब फैलोपियन ट्यूब भी खराब है, यूटेरस भी खराब है, तब ऐसी स्थिति में सरोगेट मदद की सहायता ली जाती है। यानी कि हाँ, अगर यूटेरस फैलोपियन ट्यूब दोनों खराब हो तब सरोगेट मदर। विश्व में प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस, भारत का इंदिरा। गर्भाशय में मानव भ्रूण जिस दर में तैरता है, इस क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया, एमनियोटिक द्रव है, एमनियोटिक द्रव। गर्भावस्था अधिकतम कितने महीने तक गर्भपात सुरक्षित होता है, तो 3 महीने तक। ठीक है, TION होगा एबॉर्शन, 3 महीना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, गर्भावस्था के 3 महीने तक गर्भपात सुरक्षित होता है, बिल्कुल सही है। 6 महीने पूरा होने जाने पर गर्भपात कराना माता एवं शिशु दोनों के लिए खतरनाक है, दोनों कथन सही है। नर नसबंदी को क्या कहते हैं, वैसोक्टोमी कहते हैं। स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। नसबंदी कैसे किया जाता है बताए हुए हैं। मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। मेल का भाषा डिफरेंशिया काटा जाता है, और फीमेल का फैलोपियन ट्यूब। गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण के लिंग आनुवंशिक विकृति की जांच एमनियोसेंटोसिस तरीका से किया जाता है। मादा नसबंदी को पात कराना माता एवं शिशु दोनों के लिए खतरनाक है, दोनों कथन सही है। नर नसबंदी को क्या कहते हैं, वैसोक्टोमी कहते हैं। स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। नसबंदी कैसे किया जाता है बताए हुए हैं। मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। मेल का भाषा डिफरेंशिया काटा जाता है, और फीमेल का फैलोपियन ट्यूब। गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण के लिंग आनुवंशिक विकृति की जांच एमनियोसेंटोसिस तरीका से किया जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नर नसबंदी में नर के शुक्र वाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, सही है। मादा नसबंदी में मादा के फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है।
एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि ऐसे रोग जो जनन अंगों पर होते हैं और जनन करने के कारण ही फैलते हैं, उसे एसटीडी कहते हैं। एसटीडी चेक करने के, जांच के ये तीनों ही तरीके कारगर हैं। ऐ सो रहे हैं जी, हाँ, एक तो 1 महीना बाद आया, ऊपर सो रहा है। निम्नलिखित में जनसंख्या नियंत्रण की कौन सी युक्ति महिलाओं द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? दोस्तों, निरोध दोस्तों कंडोम का ब्रांड है, ये पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हंसते का है, सही बात है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, गर्भ निरोधक गोलियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन की बनी होती है, जिसे मासिक चक्र के प्रथम 5 दिनों से लगातार 21 दिनों तक ली जाती है। गलत है। गर्भ निरोधक गोलियां मासिक चक्र के प्रारंभ से लेकर मासिक चक्र के अंत तक लिया जाता है, और यह गोलियां ओवा को उत्पन्न होने नहीं दिया जाता है। तो गर्भ निरोधक गोलियां दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले ही दिन से लेना पड़ता है। गलत है पहला। लिम्पेस लूप, कॉपर टी, कॉपर सेवन, आईयूडी इंट्रायटर डिवाइस है, जिसे प्रशिक्षित नर्स द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाया जाता, नहीं गर्भाशय में नहीं, फैलोपियन ट्यूब में लगाया जाता। कॉपर टी, कॉपर सेवन को कहां लगाया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में लगाया जाता है, जो कि निषेचन को रोकता है। क्लियर? कॉपर टी का काम है निषेचन को रोकना, गर्भ निरोधक गोलियां का काम है ओवा को उत्पन्न नहीं होने देना। यह भी गलत है। सी, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली एस्टेरॉइड प्रकृति का होता है, जिसका दुष्प्रभाव शरीर पर अधिक पड़ता है। बिल्कुल ये सही है। ठीक है ना? अब डी नंबर भी गलत है। चलिए, अंडे उत्पन्न करने वाले जीव वीवी पोरस नहीं, ओवी पोरस। अब बच्चे उत्पन्न करने वाले जीव वीवी, तो दोनों कथन आपका क्या है? भारत में परिवार नियोजन 1951 में शुरू हुआ। हम दो हमारे दो। और ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अब जो अगला चैप्टर होगा वो डायरेक्ट 14 नंबर होगा, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स काफी कुछ रिप्रोडक्शन से लिंकेज है, ठीक है ना? तो इसीलिए रिप्रोडक्शन के बाद जेनेटिक्स पढ़ेंगे। काफी, अगर अब तक चैप्टर आप आसान तरीके से समझे हैं तो जेनेटिक्स आपको थोड़ा भारी लग सकता है। तो इसके बाद हम जेनेटिक्स पर जाएंगे 14 नंबर चैप्टर पर। 13 नंबर चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम है ना, तो 14 नंबर में जेनेटिक्स पढ़ करके तब हम स्केलेटल सिस्टम पर आएंगे। क्लियर? तो अगला क्लास में जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट होगा। चलिए, दीपक कुमार, अनन्या सिंह, बिशु आर्या, तेंदुलकर, चंदन बिंद, सुधीर सिंह, कृपया करके 107 का पूछ रहा है, 112 का पूछ रहा है। तो जो जो प्रेजेंट थे शुरू से, कृपया जवाब दीजिए कमेंट का। संजीव कुमार जवाब दीजिए कुछ क्वेश्चन का, तब जाइएगा। रविशंकर यादव आप भी जवाब दीजिए। कुणाल कुमार, रोहित यादव, मयंक यादव, कमेंट देखिए जो जो नंबर पूछा जा रहा है। अंठानवे का 194, 95 का जवाब दीजिएगा कोई। निशिकांत, निकिता कुमारी, भोला यादव, विक्रम कुमार चौधरी, राहुल शर्मा, नीतीश राणा, किस्मत कुमार, श्रुति साक्षी, श्वेता कुमारी, सोनू कुमार। तबियत खराब हो गया मनोज कुमार का, नहीं आ पाया क्लास में। मनोज कुमार याद करिए, क्वेश्चन याद करिए। रिवीजन का बहुत कमी है, और आज हम रिवीजन की जो चल रहा है वो